साल था 1991 का, जब हमारा देश इंडिया बर्बादी की इस कगार पर आकर खड़ा था कि कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी और इतने कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पूरे देश के लिए 2 हफ्तों का क्रूड ऑयल इंपोर्ट और दूसरे जरूरी इंपोर्ट करना तक नामुमकिन हो चुका था। इसके अलावा देश का एम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव हो चुका था और इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर तक 17% पहुंच चुकी थी। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो हमारी देश की इकोनॉमी इतनी हद तक कोलैप्स करने वाली थी कि इंडिया की हालत सेम उसी तरह हो सकती थी जिस तरह हाल ही में श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स की वजह से हुई थी। देश की इतनी खराब हालत को देखते हुए उस टाइम की नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला किया, क्योंकि सरकार को ये पूरी तरह से भरोसा था कि सिर्फ एक ही शख्स बचा है जो देश की गिरती हुई इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला सकता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही वो बैक टू बैक ऐसे फैसले लेते हैं जिससे वो न सिर्फ हमारे डूबते हुए देश को मुसीबत से बचाते हैं, बल्कि उनके लिए गए कुछ फैसले इतने बेहतरीन थे जिसने इंडिया को पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने तक की नींव रखी। इसके अलावा ऐसा क्या हुआ था साल 1993 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने कार्यकाल के दौरान ही रिजाइन करने तक की नौबत आ गई थी, जिसको जानेंगे इस वीडियो में। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। आज से तकरीबन 92 साल पहले 26 सितंबर साल 1932 को पंजाब प्रोविंस के गाह नाम के विलेज में मनमोहन सिंह का जन्म होता है। ये पंजाब का वही एरिया था जो पार्टीशन के बाद आज पाकिस्तानी टेरिटरी के अंडर आता था। इसी वजह से उनकी परवरिश भी पेशावर में ही हुई थी। मगर साल 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद मनमोहन सिंह अपनी फैमिली के साथ इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स में ही मास्टर डिग्री अचीव करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि वो अपनी आगे और पढ़ाई को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले जाते हैं और उसके बाद इकोनॉमिक्स में ही डीफिल परस्यू करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और अपना इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा ब्रिलियंट होने की वजह से ही साल 1963 में उनको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भी काम करने का मौका मिलता है, जहां एक तरफ मनमोहन सिंह अलग अलग देशों में अपने इकोनॉमिक्स के एक्सपर्टीज को बढ़ाने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारा देश आजाद होने के बाद वहां की इकोनॉमिक कंडीशन निढाल होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को बुरी तरह से चूस लिया था, बल्कि उनके जाने के बाद देश का वापस से ट्रैक पर आना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि ब्रिटिशर्स एक कंपनी की तरह ही ट्रेड करने के बहाने इंडिया आए थे और बाद में उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा करना शुरू कर लिया था। इसलिए ऐसी गलती दोबारा न हो, इसलिए उस टाइम के लीडर्स ने इंटरनेशनल बिजनेस पर न सिर्फ काफी सैंक्शन लगा रखे थे, बल्कि उस टाइम पर किसी को भी इंडस्ट्री सेटअप करने तक के लिए काफी लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिस कारण ही उस टाइम के पीरियड को लाइसेंस राज के नाम से भी जाना जाता था। और क्योंकि उस टाइम के पीरियड में ज्यादा इंडस्ट्री इसलिए भी नहीं खुल सकती थी क्योंकि देश के लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था और बाहरी इन्वेस्टमेंट हम करना नहीं चाहते थे, जिसका डायरेक्ट असर हमारी इंडियन इकोनॉमी को झेलना पड़ रहा था। और जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी भी वो भी उस टाइम पर इंडिया के बड़े बड़े उद्योगपति ही ओन करते थे। इसके अलावा उस टाइम की इंडियन इकोनॉमी भी नेहरूवियन सोशलिस्ट एजेंडा पर बेस्ड थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट तो कर सकते थे, मगर बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, पावर और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे। और वहीं प्राइवेट सेक्टर के अंडर कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज ही आती थी जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह। और प्राइवेट सेक्टर का इतना वीक होने की वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर ही पड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इंडियन इकोनॉमी निढाल हो रही थी। और 1980 से 1990s का पीरियड इंडियन इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए भी साबित हुआ क्योंकि जहां एक तरफ पूरी दुनिया में अलग अलग वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से एक तरफ इंडिया की सपोर्टिंग कंट्री रशिया, जिसे उस टाइम पर यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था, वो वॉर हार चुकी थी और दूसरी तरफ गल्फ कंट्री में भी वॉर छिड़ी थी। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल के प्राइसेस भी हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। इसके साथ साथ 1989 से 1990s के पीरियड के बीच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कई बार इंडिया में माइनॉरिटी सरकार बनी थी जो कि 1 साल भी लास्ट नहीं हुई, जिसका डायरेक्ट असर इंडियन इकोनॉमी को ही झेलना पड़ा था। इसीलिए 1991 के टाइम पर इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत को देखते हुए उस टाइम के पीएम पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए नरसिम्हा राव अपने सेक्रेटरी को मनमोहन सिंह के पास भेजते हैं और ये मैसेज सेंड करवाते हैं कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए चुना गया है,
देश के पीएम की सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद भी मनमोहन सिंह उनकी बात को सीरियस लेते ही नहीं है और उसके अगले दिन ही नरसिम्हा राव खुद ही गुस्से में मनमोहन सिंह के पास आते हैं और उन्हें तैयार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचने को कहते हैं ताकि वो वहां फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर ओथ ले सके। जिसके बाद मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही वो पहले देश की इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं और कंट्री की इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करने के लिए कई बड़े फैसले करते हैं। I therefore propose to impose an export duty of 10% on exports of certain types of finished leather and on unpolished granite in order to encourage exporters to shift to leather products and polished granites। जैसे कि वो सबसे पहले लाइसेंस राज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन सेक्टर्स में भी प्राइवेट कंपनीज को मौका देते हैं जिसमें पहले सिर्फ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस ही ऑपरेट करती थीं, जैसे कि बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और एविएशन जैसी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा वो इंडियन रुपीस को 20% से भी कहीं ज्यादा डिवैल्यूएट कर देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ग्लोबल मार्केट में इंडियन गुड्स सस्ते हो जाते हैं बल्कि ये फैसला इंडियन एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ मनमोहन सिंह का एफडीआई बिल 1991 वो मेन रीजन बनकर साबित हुआ जिसने न सिर्फ हमारे देश को 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया बल्कि आगे यही बिल ही नींव रखता है इंडिया की इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी बनाने के लिए, क्योंकि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए फॉरेन कंट्री के लोग इंडियन कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे। यानी कि अब इंडिया में फॉरेन कंट्री का पैसा आने के रास्ते पूरी तरह से खुल चुके थे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ही इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ने वाला था। बल्कि फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज से इंडिया आते ही इंडिया में लोगों को रोजगार मिलना तक शुरू हो गया था। लेकिन फाइनली जाकर साल आता है 1993 का, जब अचानक से मनमोहन सिंह अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को पोस्ट से रिजाइन करने का फैसला करते हैं, क्योंकि साल 1992 में हुए हर्षद मेहता स्कैम का भांडा फूटने के बाद मीडिया और ऑपोजिशन उनकी मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज कर रही थी और एक काफी अच्छे लीडर की तरह वो रिजाइन करने तक के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर पीएम नरसिम्हा राव उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते ही नहीं है और मनमोहन सिंह को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो इस स्कैम के असली गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा जरूर देंगे। लेकिन फाइनली वक्त आता है साल 2004 का, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सोनिया गांधी की लीडरशिप में जनरल इलेक्शन जीत जाती है और बीजेपी लीड एनडीए को हराकर लोकसभा की लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है। हालांकि शुरुआत में सोनिया गांधी ही पीएम सीट की सबसे पहली चॉइस थी, लेकिन उनके फॉरेन ओरिजिन की वजह से ही उनके पीएम बनने को लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं। इसलिए सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ट्रस्टेड और काफी अच्छी इमेज की वजह से उन्हें पीएम पोस्ट के लिए नॉमिनेट करती हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन पाते हैं। और उन्हीं की लीडरशिप में न सिर्फ इंडिया की जीडीपी की एनुअल ग्रोथ 7 से 8% के करीब होती है, बल्कि मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी उन्हीं की लीडरशिप में इंडिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन फाइनली जाकर 26 दिसंबर 2024 को पूरे इंडिया के लिए सबसे दुखद खबर आती है कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। Condolences have poured in from across the globe following the demise of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।